पॉइजन गैसेस एक्सप्लोसिव, यही नहीं जो तुम खाना भी खाते हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ना जाने कितनी सारी चीजें, क्या ये तुमको डायरेक्टली नेचर से मिलती है या उसके पीछे भी कोई एक सिंपल फॉर्मूला है? बट वो एक ऐसे फॉर्मूले पर डिपेंड है जो कि 100 साल पहले इन्वेंट किया गया था। और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे मोबाइल के अंदर छुपा हुआ कंपोनेंट फायरवर्क्स जो कि हम दिवाली पर जलाते हैं, हत्ते का एक्सप्लोसिव जो कि माइनिंग में यूज में आता है, इन सभी चीजों का एक कॉमन फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं हैबर प्रोसेस। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। क्या आपको पता है 1918 का सबसे इम्पैक्टफुल नोबेल प्राइज कौन सा था? 1918 का नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री ये दिया गया था एक जर्मन साइंटिस्ट को जिसका नाम है फ्रिट्ज हैबर, जिसने एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा था जो कि पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। और उसी के इन्वेंशन की वजह से आज 4 बिलियन लोग जिंदा है। बट जब उनको ये अवार्ड दिया गया था तब ये दुनिया 2 जगह डिवाइड थी। एक लोग वो थे जो काफी खुश थे और दूसरे जने वो जो कि उनको हेट करते थे। और आप जानकर हैरान हो जाओगे, उस दिन कई फेलो साइंटिस्ट ने अपने नोबेल प्राइज लेने से ही मना कर दिया क्योंकि फ्रिट्ज हैबर को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो उसके खिलाफ एक आर्टिकल भी लिखा था। मतलब आप खुद ही सोचो, एक ऐसा आदमी जो कि दुनिया को बदलने वाला था, वो खुद ही एक बड़ी डिबेट का रीजन बन गया। बट आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोग उनको इतना हेट करते थे और कुछ लोग अपने आइडल समझते थे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमको 1850 में जाना पड़ेगा, जहाँ हमारा एक चैप्टर आता है बर्ड पूप। ये बात सुन के आपको बहुत ही अजीब लगेगा, बट एक टाइम पे बर्ड पूप यानी कबूतरों की पॉटी बहुत ही वैल्यूएबल चीज थी। 1850 के आसपास अगर तुम एक अमेरिकन सिटीजन होते हो और तुमको एक आइसलैंड मिलता है जो कि बर्ड पूप मतलब कबूतर की पॉटी से भरा हुआ होता है, तो तुम उसे यूएसए के नाम पर क्लेम कर सकते हो और अमेरिका तुम्हारी पूरी मदद करेगी। आज भी 10 ऐसे अमेरिकन आइसलैंड है जो कि बर्ड पूप की वजह से क्लेम किए गए थे। बट आखिरकार ये बर्ड पूप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए इसको समझते हैं। बात यह है कि साउथ अमेरिका के कोस्ट पर कुछ आइसलैंड थे जहां पर सी बर्ड्स आते थे और उनकी पूप वहां पर हजारों सालों तक जमा होती रहती थी। बट ये जो पूप था ये सॉलिड हो चुका था और इसमें 20% नाइट्रोजन थी। नेशनल ज्योग्राफिक के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट को ये पता था कि अगर इन सब को सॉइल के अंदर डाल दिया जाए तो क्रॉप्स की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा होगी। बट एक टाइम ऐसा आ गया कि ये बर्ड पूप एक टाइम पर खत्म होने लगे और पेरू जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था बर्ड पूप का, उसने एक्सपोर्ट बंद कर दिया और उस टाइम पर ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका था। अब एंट्री होती है एक साइंटिस्ट की, विलियम क्रूक्स की, जिन्होंने ये बोला कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो पूरी दुनिया भूख से मर जाएगी। 1898 में ब्रिटिश केमिस्ट विलियम क्रूक्स ने एक प्रेडिक्शन निकाला जिसमें उन्होंने बोला कि हमने नाइट्रोजन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो आधे से ज्यादा दुनिया भूख से मर जाएगी। बट समझने की बात यह है कि जो नाइट्रोजन है ये कोई रेयर एलिमेंट नहीं है। हमारी हवा में भी 78% पार्ट नाइट्रोजन का होता है। बट फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि प्लांट्स और एनिमल्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होते हैं और उनको तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। 100 सालों तक साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा, यह सोचकर कि आने वाले टाइम पर दुनिया खत्म हो जाएगी, भूख से मर जाएगी। बट उनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और तब एंट्री होती है हमारी स्टोरी के हीरो फ्रिट्ज हैबर की। 1905 में फ्रिट्ज हैबर ने सोचा कि अगर नाइट्रोजन को ब्रेक नहीं किया जा सकता तो हमें उसे फोर्सफुली तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करने का आइडिया सोचा और उसमें एक कैटलिस्ट यूज किया जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देगा। 1909 में 200 एटमॉस्फेयर और 500 डिग्री टेम्परेचर पर फाइनली अमोनिया बन गई, मतलब नाइट्रोजन ब्रेक हो गया। और जर्मनी की BASF कंपनी ने इस प्रोसेस को लार्ज स्केल पर डेवलप किया। BASF आर्किव के अकॉर्डिंग 1913 तक फैक्ट्री रेडी हो गई जो कि डेली 5 टन अमोनिया प्रोड्यूस करती थी। इसका मतलब था कि फूड क्राइसिस का सॉल्यूशन मिल चुका था और फार्मर्स 4x ज्यादा क्रॉप्स उगा सकते थे और दुनिया की पॉल्यूशन 4 गुना बढ़ गई। आपको ये सुनकर बहुत अजीब लगेगा कि आज दुनिया में 2 में से 1 इंसान की बॉडी के अंदर का नाइट्रोजन हैबर प्रोसेस से आता है। ये जो हैबर प्रोसेस था इसके पीछे की साइंस क्या है, चलिए इसको समझते हैं। जब फ्रिट्ज हैबर ने नाइट्रोजन को आर्टिफिशियली अमोनिया में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला डेवलप किया तब दुनिया में एग्रीकल्चर का एक नया एरा आया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस का एक साइड इफेक्ट भी है जिसे हम हैबर इफेक्ट बोलते हैं। हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन को फोर्सफुली अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन जब ये चीज एक्सीस में होती है तो सॉइल और ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन पॉल्यूशन हो जाता है। रिवर्स और लेक्स में अलग ही ब्लूम होने लगते हैं। इसके साथ ही वाटर लाइफ भी डिस्टर्ब होती है
और मरीन इकोसिस्टम डैमेज हो जाता है। आज प्लेनेट के नाइट्रोजन साइकिल में ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से इम्बैलेंस हो चुका है। और एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि हेबर प्रोसेस की वजह से अर्थ का नाइट्रोजन लेवल जो नेचुरल लेवल होना चाहिए था उससे 2x बढ़ चुका है, जो कि फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा रीजन बन सकता है। मतलब एक साइंटिस्ट ने दुनिया को बचाने के लिए एक बड़ा सॉल्यूशन दिया, बट वही सॉल्यूशन आज एनवायरनमेंट को धीरे धीरे खराब कर रहा है। अब बात यह आती है कि जो फ्रिट्ज हेबर थे वो एक हीरो थे या विलन। हेबर का इन्वेंशन दुनिया को बदलने वाला था, बट उसी इन्वेंशन ने हेबर की इमेज खराब कर दी। एक तरफ उसने दुनिया को एक ऐसा फॉर्मूला दिया जो कि फूड प्रोडक्शन को रिवॉल्यूशन देता है, और दूसरी तरफ उसके एक्सपेरिमेंट ने वॉरफेयर को और भी ज्यादा डेडली बना दिया। हेबर प्रोसेस का सबसे बड़ा इंपैक्ट फूड प्रोडक्शन पर पड़ा। पहले फार्मर नेचुरल फर्टिलाइज जैसे बर्ड गुआन जो कि लिमिटेड थे उन पर डिपेंड होते थे, लेकिन जब हेबर ने अमोनिया सिंथेसिस का फॉर्मूला डेवलप किया तो केमिकल फर्टिलाइज मास प्रोडक्शन में आने लगा। ग्लोबल एग्रीकल्चर का रिवॉल्यूशन हुआ। अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइज ने क्रॉप्स की ग्रोथ को 4 गुना बढ़ा दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट ये बताते हैं कि आज दुनिया में 2 में से हर एक इंसान की बॉडी का नाइट्रोजन हेबर प्रोसेस से आता है। मतलब आज दुनिया में 8 बिलियन लोग जिंदा है तो उनमें से केवल 4 बिलियन तो हेबर प्रोसेस की वजह से। बट इस पूरे प्रोसेस में किस तरीके से हेबर ने मिलियंस की जान ली। जब पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो जर्मनी उस टाइम बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में था, और वो थी एक्सप्लोजिव की कमी। वॉर के लिए अमोनिया नाइट्रेट चाहिए होता है जो कि नॉर्मली सोडियम नाइट्रेट से बनता था। हेबर ने जर्मनी के लिए एक्सप्लोजिव बनाने में हेल्प की। जर्मनी ने फर्टिलाइज इंडस्ट्री को कन्वर्ट करके अमोनिया को ये एक्सप्लोजिव में बदलने का काम शुरू किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जितने भी बॉम्ब जर्मनी ने बनाए थे उसका आधा सप्लाई सिर्फ हेबर प्रोसेस की वजह से पॉसिबल था। लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल काम तब स्टार्ट हुआ जब हेबर ने केमिकल वॉरफेयर स्टार्ट किया। जर्मनी ट्रेंच वॉर में फंस चुका था जिसमें दोनों आर्मीज ट्रेंचेस में छिपकर लड़ रही थी। ऐसी सिचुएशन में किसी को भी जीत मिलना मुश्किल था। तभी हेबर ने एक नया वेपन का आइडिया सोचा और वो था पॉइजन गैस। और 1915 में फर्स्ट केमिकल वॉरफेयर अटैक हुआ। 22 अप्रैल 1915 को हेबर ने बेल्जियम में पहली बार क्लोरीन गैस का एक्सपेरिमेंट किया। जब एनिमी सोल्जर्स ने गैस को इनहेल किया तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो गया और वो तड़प तड़प कर वहीं मर गए। और ये पहला लार्ज स्केल केमिकल वॉरफेयर अटैक था जो कि दुनिया में देखा गया। इस अटैक ने 5000 से भी ज्यादा सोल्जर्स को तो वहीं मार दिया और 10,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स सफर करने लगे थे। और हेबर खुद पर्सनली बैटलफील्ड पर गया था ये देखने के लिए कि इस गैस का इम्पैक्ट कैसा है। हेबर के इस इन्वेंशन का दूसरा साइड इफेक्ट था ज़ाइक्लोन बी। ज़ाइक्लोन बी एक साइनाइड गैस थी जो कि पहले इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होती थी, लेकिन नाजी जर्मनी ने इसी गैस को ऑस्क्विट जैसे कंसंट्रेशन कैंप में जूइशों को मारने के लिए यूज में लिया। और आयरनी ये थी कि हेबर खुद जूइश थे और जर्मनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि उसका खुद का इन्वेंशन खुद की कम्युनिटी के अगेंस्ट हुआ था। अब आप ये बात जरूर सोचोगे कि फ्रिट्ज हेबर हीरो थे या विलन। एक तरफ हेबर का इन्वेंशन दुनिया में फूड सिक्योरिटी का बेस बना जिसने बिलियंस की जान बचाई, और दूसरी तरफ उसने ऐसे वेपन बनाए जिसने मिलियंस को मार दिया। उसकी ये पूरी कहानी रिमाइंडर है कि साइंस एक किस तरीके से पावरफुल टूल ये दुनिया को बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, हेबर एक हीरो था या विलन, या फिर सच ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ये ग्रे एरिया में? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूले, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।